Students, very interesting topic, self induction and self inductance. सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है? सेल्फ इंडक्शन, जो ये इंडक्शन प्रोसेस हो रहा है वो किसी एलिमेंट के अंदर हो रहा है। जैसे मैं एक कॉइल यहाँ लिया हूँ and this coil has suppose n number of turns and let I is the current applied. जो ये करंट है वो हमने अप्लाई की है। अब इस I करंट को अप्लाई करने से क्या होगा इस कॉइल में, इस सोलेनॉइड में? आप देखें अब प्रोसेस को, जब हम किसी कॉइल में करंट अप्लाई करते हैं देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड विल डेवलप। पहला फर्स्ट स्टेप, मैग्नेटिक फील्ड विल डेवलप। पहला मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी इस तरह से, देखिए लाइक दिस ओके। अब आप ये बताइए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है ये इस सोलेनॉइड के कॉइल्स से क्रॉस हो रही है या नहीं हो रही है, जिसका हर एक का एरिया ए दिया हुआ है। अगर ये फील्ड इस कॉइल से क्रॉस होगी, क्या होगा? इस कॉइल के खुद के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड के डेवलप होने से मैग्नेटिक फ्लक्स विल प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फ्लक्स विल डेवलप ओके। इस मैग्नेटिक फ्लक्स के डेवलप होने से क्या होगा? फैराडे सेकंड लॉ आपने पढ़ा है। फ्लक्स के डेवलप होने से इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से डेवलप्स इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ से नेक्स्ट डेवलप होगा इंड्यूस्ड करंट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द टोटल कॉइल व्हेन आई करंट पासेस थ्रू इट। जो ये इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगी स्टूडेंट्स, वो हमेशा इस अप्लाइड करंट का ऑपोज करेगी अकॉर्डिंग टू लेंज रूल। अगर ये मेन करंट है, इंड्यूस्ड करंट, दिस विल बी द इंड्यूस्ड करंट डेवलप इन द कॉइल इटसेल्फ। कॉइल के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर इंड्यूस्ड करंट खुद के फ्लक्स के चेंज होने से डेवलप होगी और वो हमेशा मेन करंट के, अप्लाइड करंट के कैसे होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? जो ये इंडक्शन हो रहा है वो कॉइल के अंदर डेवलप हो रहा है। देयरफॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्शन, दैट इज इंड्यूस्ड करंट डेवलप इन द कॉइल इटसेल्फ। अगर ये कंप्लीट प्रोसेस, ये इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हम बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि ये हमेशा ग्रोथ और डिके को ऑपोज करता है। आप देखें, अगर मेन करंट बढ़ रही है तो जो इंड्यूस्ड करंट होगी अकॉर्डिंग टू लेंज रूल, क्योंकि फैराडे लॉ आप यूज़ करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए, जो लेंज रूल यूज़ करेंगे वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ऑफ करंट शो करता है। तो जो इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगी हमेशा ऑपोजिट होगी, उन कॉजेज़ का ऑपोज करेगी जिसकी वजह से वो डेवलप हुई है। तो
Therefore, this also called inertia of electricity. Now, this complete process, जो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप, ये कॉइल के खुद के अंदर हो रहा है. इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन. Hence, the definition of self-induction is the property of the coil. ये इस coil की property है, by virtue of which it opposes growth and decay of the current. और इस property की वजह से ये growth और decay, अगर मेन करंट बढ़े तो जो इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगी वो उसको की ग्रोथ को रोकेगी. अगर मेन करंट डिके हो रही है, घट रही है, तो जो इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगी वो उसको घटने नहीं देगी. दिस इज द लेंज रूल. तो बाय विच इट ऑपोजेस ग्रोथ एंड डिके ऑफ द करंट विच फ्लोज थ्रू इट. दिस प्रॉपर्टी, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन. जो आपने करंट इसमें पास कराया है वो आई करंट है. अगर आप इस कॉइल में आई करंट पास कराते हैं, व्हाट विल हैपन? क्या होगा? थिंक, क्या होगा? सबसे पहला अगर आप किसी भी कॉइल में करंट पास कराते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी. करंट पास कराने से कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी. दिस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप होंगी. तो अगर आई करंट आपने पास कराया है किसी कॉइल से, किसी सोलेनॉइड से आई करंट पास कराया है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी? फर्स्ट स्टेप, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI. ये करंट पास कराने से, आई करंट पास कराने से बी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी. अगर बी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई, क्या होगा? दिस इज अ क्लोज्ड कॉइल. हर कॉइल कैसा है? क्लोज्ड है. अगर बी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है और वो इस क्लोज्ड कॉइल से पास हो रही है, तो बच्चों क्या होगा? बी मैग्नेटिक फील्ड क्लोज्ड कॉइल से अगर पास होती है, जिसका एरिया ए है, क्या डेवलप होगा? फ्लक्स. कितना फ्लक्स डेवलप होगा? दिस इज द फाई विच इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, बी डॉट ए. दिस इज द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड. ये फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. अब अगर बी मैग्नेटिक फील्ड आप डेवलप हो रही है, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा बच्चों, वो डिपेंड करेगा बी पर, और बी किस पर डिपेंड कर रहा है? आई पर. इसका मतलब फ्लक्स जो इसमें डेवलप हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है? फ्लक्स जो डेवलप हो रहा है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू आई करंट. जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है इस कॉइल से, हर कॉइल से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, जो जितनी करंट आपने आई सप्लाई किया है, उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब फर्स्ट इक्वेशन, फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा? वापस आइए, फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा? इफ applied current changes, अगर जो हमने करंट अप्लाई की है वो अगर वेरिएबल करंट है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी. मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होगा, अगर अप्लाइड करंट चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स फाई विल चेंज. तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स कितना होगा?
change in flux. Rate of change in flux means d phi upon dt. ये होगा, flux will change, there must be some rate in the change in flux, flux change होगा. flux change होने से क्या डेवलप होगा? सोचिए, फैराडे लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा. इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या डेवलप होगा? इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगी. तो ध्यान रखिए, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, दिस विल बी माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी. फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा. इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या डेवलप होगा? इंड्यूस्ड करंट. अब आप इस पूरी सीक्वेंस को देखें, पूरा सीक्वेंस देखिए, यहां से देखिए, इंड्यूस्ड करंट जो डेवलप हुआ, इंड्यूस्ड करंट जो डेवलप हुआ, नेगेटिव साइन है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, विच इज ड्यू टू द लेंज रूल. तो जो इंड्यूस्ड करंट डेवलप हुआ वो फ्लक्स के चेंज होने से होगा. फ्लक्स का चेंज क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है. मैग्नेटिक फील्ड क्यों चेंज हुई? क्योंकि जो अप्लाइड करंट है वो, दिस इज अप्लाइड करंट, और यू कैन से दिस इज आई ए. इसे आई ए लीजिए जिसे आप आसानी से समझ पाएं. आई ए मीन्स अप्लाइड करंट, तो यहां भी आप आई ए लीजिए, अप्लाइड करंट. दिस इंड्यूस्ड करंट जो होगी वो जो डेवलप हुई है उसका देखिए किसके अकॉर्डिंग होगी? लेंज रूल के अकॉर्डिंग. अगर करंट ऐसे जा रही है, दिस इज आई ए, दिस इज द अप्लाइड करंट, तो जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो कैसी होगी? आपको पता है, अकॉर्डिंग टू द लेंज रूल, इट ऑलवेज ऑपोजेस द कंडीशंस बाय विच इट इज प्रोड्यूस्ड. तो दिस आई ए, if it is in this direction, induced current II is the induced current, जो कि किस डायरेक्शन में होगी? उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी. तो सबसे पहले उन कंडीशंस का जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो हमेशा ऐसे पैदा होगी, उन कंडीशंस का ऑपोज करेगी जिसकी वजह से वो डेवलप हुआ है. इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें. If this is the solenoid and this is IA, अगर ये बढ़ रही है, अगर IA बढ़ रही है तो इंड्यूस्ड करंट इस तरह से पैदा होगी कि इसको बढ़ने नहीं देगी. इसका मतलब जो ये आई डेवलप होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? अप्लाइड करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में. नंबर 1. नंबर 2, अगर ये जो मेन करंट आप देख रहे हैं आई ए, ये डिक्रीज कर रही है, ये डिक्रीज, फ्लो तो इस डायरेक्शन में है बट क्या हो रहा है? उसका अमाउंट घट रहा है. 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, इस तरह से घट रही है. अगर ये डिक्रीज करती है, आई ए अगर डिक्रीज करती है, तो इंड्यूस्ड करंट ऐसे पैदा होगी कि वो उसको डिक्रीज नहीं होने देगी. इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ये होगा. इंक्रीज मेन करंट, इफ इंक्रीजेस इट ऑपोजेस. इफ मेन करंट डिक्रीजेस, इफ अप्लाइड करंट डिक्रीजेस, then induced current flows in the same direction. इस बात का ध्यान रखिए. आपने देखा होगा, इसका एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है. जब बड़े व्हीकल्स का हेडलाइट जब स्विच ऑफ होता है, आप दूर खड़े हुए हैं, आप देखें, जब हेडलाइट स्विच ऑफ होती है, जो उसका फिलामेंट होता है, it acts as a inductor, it acts as a coil. फिलामेंट इसी तरह का होता है. तो जब हेडलाइट्स स्विच ऑफ किया, करंट डिक्रीज हुआ. करंट डिक्रीज हुआ
तो जो इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ द मेन करंट, यानी मेन करंट को घटने नहीं देगी, इंड्यूस्ड करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगी। इसलिए आप देखें जब भी हेडलाइट बड़े व्हीकल्स की स्विच ऑफ करते हैं, वो स्विच ऑफ एकदम से नहीं होगा, वो धीरे 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 वो स्विच ऑफ होगी। इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट उसको सपोर्ट कर रही है, इंड्यूस्ड करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इसलिए एकाएक करंट स्विच ऑफ नहीं होगी और बल्ब एकाएक स्विच ऑफ नहीं होगा, धीरे धीरे, इट टेक्स सम टाइम। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, यहां आप देखें, यहां अभी आपने देखा फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, जो भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो किस पर डिपेंड कर रही है? अप्लाइड करंट पर। जितनी ज़्यादा करंट आप देंगे फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी, फील्ड ज़्यादा होगी फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसका मतलब यही है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड करंट, दिस इज अप्लाइड करंट, और flux is equals to Li. L is a constant and this constant is called, L is a constant and this constant is called coefficient of self induction, coefficient of self induction, L constant है ये। तो L को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? L कैन बी रिप्रेजेंटेड एज phi अपॉन I, फ्लक्स चेंज, द रेशियो ऑफ द फ्लक्स डेवलप्ड बाय द अप्लाइड करंट। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ जितना ज़्यादा करंट आप अप्लाई करेंगे, अप्लाइड करंट, दिस इज IA, जितना ज़्यादा आप करंट अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा फ्लक्स डेवलप होगा। इन दोनों का रेशियो कैसा होगा? कांस्टेंट। इसका मतलब अभी आपने देखा L इज़ कांस्टेंट, ऐसा नहीं है कि फ्लक्स चेंज होने, इंक्रीज होने से L बढ़ गया, नहीं, फ्लक्स इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि I इंक्रीज हुआ। तो रेशियो जो होगा वो हमेशा कैसा होगा? इट ऑलवेज कांस्टेंट। उसी तरह से है, ध्यान रखिए बच्चों, जैसे हम लोग जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस डजंट डिपेंड अपॉन रेसिस्टेंस V अपॉन I। ये इसका मतलब ये नहीं है कि V बढ़ाया तो रेसिस्टेंस बढ़ा, नो, V बढ़ाया I बढ़ेगा, रेशियो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। जो वायर का रेसिस्टेंस होता है वो उसके डायमेंशंस पर डिपेंड करता है, उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। इसी तरह से ये जो हमारा L है, जो कि इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस या कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, एक ही बात है, कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L, ये फ्लक्स पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फ्लक्स बढ़ने का मतलब है कि आप अप्लाई करंट बढ़ा रहे हैं। L हमेशा कांस्टेंट होता है। L डिपेंड करता है, जो कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है वो उस कॉइल का डायमेंशंस पर डिपेंड करता है। ये हम अगला टॉपिक देखेंगे कि जो डायमेंशंस हैं कॉइल के डायमेंशंस का मतलब उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया कितना है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वो हम आप नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो अभी फ्लक्स, अगर हम यूनिट की बात करें तो फ्लक्स का फाई L इज इक्वल्स टू वेबर, फाई अपॉन एम्पियर, वेबर अपॉन एम्पियर, ये पूरा हम एक शब्द से बुलाते हैं हेनरी, और इसको लिखते हैं H से। तो
जो कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है L, इसकी यूनिट क्या होगी? हेनरी। दिस इज द कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो ये एक पूरा कंटिन्यूस प्रोसेस है और एक स्टेप से दूसरा स्टेप कंटिन्यूसली लिंक्ड है। नाउ हाउ कैन यू डिफाइन द कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन? definition of L. What is L? Coefficient of self induction or self inductance. L की डेफिनेशन अभी आपने देखा phi is equals to Li. ओके, अभी जस्ट इसके पहले आपने देखा phi is proportional to I और phi is equals to Li. According to Faraday law, Faraday's laws of electromagnetic induction, जो सेकेंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा वो कितना होगा? -n d phi upon dt. ओके, दिस इज द Faraday law. सेकेंड लॉ, इक्वेशन नंबर 2, वेयर n आर द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. अगर आप इस n को अंदर ले जाते हैं तो क्या होगा? ये -dn phi upon dt. Phi is the flux due to the one single coil of solenoid और उसमें टोटल n टर्न्स हैं. जैसे आप यहाँ देखें, ये आपने एक कॉइल लिया था, इसकी वजह से एक कॉइल की वजह से फ्लक्स फाई n टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल टर्न है ये. तो n फाई क्या हो गया? ये एक टर्न, दो टर्न, तीन. तो आप अगर एक फ्लक्स में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द टोटल फ्लक्स. सो दिस कैन बी रिटन एज -d phi t upon dt. What is the phi t? Phi t means the total flux of the complete solenoid. पूरे सोलोनॉइड की वजह से जो फ्लक्स होगा वो phi t है. This is E. Now put the value of phi in this equation. Put, then E can be written as -d upon dt of Li. L is a constant, it comes outside. E is equals to minus L comes outside, di upon dt. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसका मीनिंग यहां पर इसी से हम डेफिनेशन को निकालेंगे. डेफिनेशन L कैन बी रिटन एज E upon di upon dt with minus sign. Okay, L is equals to E upon di upon dt with the negative. I is this, right? If minus di upon dt is equals to 1 ampere per second, what is the meaning? माइनस डी आई अपॉन डी टी अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड, इसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब डिक्रीज इन द करंट. सिंपल डी आई अपॉन डी टी मतलब राइज इन करंट, पॉजिटिव है ये. लेकिन अगर ये माइनस में है, आप देखें, इसका मतलब करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज. आप घटाएंगे, डी आई चेंज इन करंट कितना आएगा? माइनस का मतलब फाइनल करंट कम है, इनिशियल करंट ज़्यादा है, फाइनल कम है. फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आएगा. नेगेटिव जब भी आएगा जब फाइनल करंट क्या हो रही है? घट रही है. तो इफ डिक्रीज इन द करंट, डिक्रीज इन द रेट ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन
whatever be the induced EMF develops, जो भी इंड्यूस्ड EMF डेवलप होगा वो किसके बराबर होगा? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। मीन्स अब इसको आप लिखेंगे कैसे? इफ डिक्रीज इन द rate of change in current is 1 ampere per second. Just you have seen just now, आपने अभी अभी देखा कि अगर decrease in the rate of current is 1 ampere per second, then whatever be the induced EMF develop is equal to the coefficient of self inductance. Then the induced EMF so develops will be equal to what? Induced EMF जो develop होगा equal to coefficient of self inductance. Will be equal to the, this is the definition of coefficient of self inductance of the coil. इस coil का self inductance का definition. अभी इसके पहले प्रीवियस आर्टिकल में मैंने अभी आपसे कहा था कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल L, ये एक किसी कॉइल की प्रॉपर्टी है। जैसे रेसिस्टेंस मैंने अभी आपसे कहा था, इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ, इट डिपेंड्स अपॉन एरिया। इसी तरह से सेल्फ इंडक्टेंस L, ये कोई भी आपको एक कॉइल दिया हुआ है और इस कॉइल का डायमेंशंस पर डिपेंड करता है L, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। फॉर एग्जांपल, इस कॉइल का जो एरिया है, लेट area of A is the area of cross section, area of cross section, okay? A is the area of cross section. L is the total length of this coil, L length of the coil, length of coil or solenoid. N, small n is the total n upon L, total number of turns per unit length, small n. अब ये इसके डायमेंशंस हैं। अब ये किस तरह से L, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर I करंट आपने अप्लाई किया, इसके स्टार्टिंग में मैंने अभी आपसे कहा था अगर करंट I अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले क्या डेवलप होगा स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। ये देखें इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर डेवलप होगी, ऑन पासिंग करंट व्हाट विल हैपन? I, अगर आपने करंट I उसमें अप्लाई किया है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्स विल बी व्हाट? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन I, ये होगा। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से आपने ये चीज़ निकाली थी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में इतना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। नंबर 1, अगर मैग्नेटिक फील्ड इतना डेवलप हो रहा है और अब ये मैग्नेटिक फील्ड किस में से क्रॉस कर रही है? इट इज पासिंग थ्रू द क्लोज्ड लूप ऑफ द सोलेनॉइड। देखिए ये एक लूप बन गया, ये दूसरा लूप बना, ये तीसरा लूप बना। तो ये जो लूप बन रहे हैं इसमें से क्रॉस कर रही है और ये जो लूप है कैसा है? क्लोज्ड। तो जब लूप से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होती है, फ्लक्स चेंज होगा।
कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा? फ्लक्स प्रोड्यूस्ड कितना होगा भाई? फाई। फॉर्मूला पता है आपको? बताइए। B इंटू ए। B इंटू ए। मैं अभी एक टर्न की बात कर रहा हूं, अभी सिर्फ मैं एक टर्न, सिंपल, केवल एक क्लोज्ड लूप की बात कर रहा हूं, मैं पूरे सोलेनॉइड की नहीं। तो फ्लक्स लिंक्ड, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय वन कॉइल, केवल वन लूप लिखे हैं यहां, वन लूप, एक लूप में, फाई B इंटू ए। ओके, फ्लक्स B कितना है ये अभी आपने देखा, म्यू नॉट एन आई इंटू ए। दिस इज द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड। नाउ व्हाट इज द टोटल फ्लक्स? फाई टी। ये एक सिंगल कॉइल की वजह से है। टोटल टर्न्स हैं n आर द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। कितना होगा? n इंटू एल। तो दिस विल बी n इंटू फाई। एक की वजह से ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n, कितना लिख सकते हैं? n इज इक्वल्स टू nl। फाई मीन्स म्यू नॉट n आई ए। ओके, और फाई टी टोटल फ्लक्स कैन बी रिटन एज म्यू नॉट n स्क्वायर a इंटू आई। सिंप्लीफाई किया मैंने, म्यू नॉट n स्क्वायर a आई एंड l ऑल्सो, इसको l एंड देन i। ओके, दिस इज टोटल फ्लक्स। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपको फ्लक्स का इक्वेशन पता है, फाई इज इक्वल्स टू एल आई। प्रीवियस आर्टिकल में हमने अभी देखा फ्लक्स फाई कैन ऑल्सो बी रिटन एज फाई इज इक्वल्स टू एल आई। इक्वेशन नंबर 3। नाउ if you will compare these two expression, on comparing these two, equation number 2 and equation number 3, we get what? Compare. Phi is here, phi is here, I is here, I is here, means what is the value of L? This is complete L. ये पूरा L होगा। देखें, फाई फ्लक्स आई L इज व्हाट? L कैन बी रिटन एज म्यू नॉट n स्क्वायर a n। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? मीन्स coefficient of self inductance, directly proportional to the number of turns per unit length, एरिया एंड द लेंथ। n स्क्वायर जो है इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज n स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। देखिए, a इंटू एल, दिस l विल कैंसल्ड, म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन l। दिस इज द factors on which the coefficient of self inductance L depends। number of turns बढ़ा दोगे कॉइल के, coefficient of self inductance बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ाएंगे, coefficient of self inductance बढ़ेगा। लेंथ सोलेनॉइड की बढ़ाएंगे, सेल्फ इंडक्टेंस घटेगा। दिस इज अ सोलेनॉइड स्टूडेंट्स, एंड एज आई स्टेटेड in the first part that these insulated wires are wounded on the china clay. It is perfectly insulated, but for example if you wound these insulated wires on any material, किसी conducting material पर अगर आप इन insulated wires को wound करते हैं, then what will happen?
in that situation, if mu r is the relative permeability, if this mu r is relative permeability of the medium, then for that solenoid, अगर वो सोलेनॉइड किसी ऐसे मीडियम पर बाउंडेड है उसकी कॉइल्स, तो L डैश कैन बी रिटन एज म्यू नॉट म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी हमको यूज करना पड़ेगा, देन n स्क्वायर A अपॉन L. Now this term, this is complete what? L. That is, this can be written as mu r into L. This is L dash. What is the meaning? कि अगर हम किसी ऐसे मीडियम के ऊपर इस इंसुलेटेड वायर्स को वाउंड करते हैं और उसकी अगर रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर है, तो जो उसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो म्यू आर टाइम्स होगा अगर वो L के, और L क्या है? अगर वो मीडियम जिसकी परमेबिलिटी म्यू नॉट है. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द L डैश चेंज्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. नाउ अभी आपने यहां देखा कि मेन करंट अगर आप यहां से पास कराते हैं, अप्लाइड करंट पास कराते हैं, then induced current will develop in the coil, in the solenoid. Now अगर उस solenoid में induced current develop होगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो solenoid है it stores certain energy, और वो एनर्जी क्या हो रहा है? वो एनर्जी सप्लाई हो रही है by the solenoid. इसका मतलब solenoid can store energy in the form of magnetic field. आपने करंट दिया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, वो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेवलप करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट मिलेगा. तो जो एनर्जी यहाँ सोलेनॉइड स्टोर कर रहा है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. इसकी वजह से हमको करंट मिलता है और वो करंट इंड्यूस्ड करंट होता है. तो ऑलवेज रिमेंबर, सोलेनॉइड और इंडक्टर, इसका दूसरा नाम इंडक्टर भी है. तो जो सोलेनॉइड है या इंडक्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है. अब हम यहाँ ये देखेंगे कि कोई सोलेनॉइड कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है. हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड? विच एनर्जी? आई स्टेटेड अर्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सोलेनॉइड and this solenoid has all the dimension as I stated earlier. A is the area of the solenoid, N is the number of turns per unit length, and L is the total length of the solenoid. Now if you will apply the current IA, क्या होगा? जैसा अभी हमने स्टार्ट में बताया, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी और फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा. जो इंड्यूस्ड ईएमएफ एट द लास्ट प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा? द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड कितना होगा? E इज इक्वल्स टू माइनस L di अपॉन dt, where I it is the applied current. Okay, this is equation number 1.
जो हम अभी देख चुके। इफ चेंज इन करंट इज IA with respect to time, then induced EMF will develop. Now, what is the energy associated with the EMF? You know, definition of the potential work done on the charge. So, you know it and you studied it in the class 10th also. तो जो work done on the charge, V, ये डेफिनेशन आपने पढ़ा है dW/dQ, और हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि here dW can be written as V into dQ. यहाँ पर कितना EMF जनरेट हो रहा है? here EMF is E. हम यहाँ पर E रिप्रेजेंट करेंगे. Now, if you will put the value of E in this equation number 2, the energy stored by the inductor कितना होगा? E L di/dt into dQ. हमने यहाँ अभी नेगेटिव साइन को नहीं यूज किया है. रीजन, हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं? एनर्जी. एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हमने अभी डायरेक्शन के लिए नेगेटिव यूज करते हैं. अभी हमने यहाँ पर उसको इग्नोर किया है. I इज द सिंपल करंट जो आपने अप्लाई किया है, दिस अप्लाइड करंट. नाउ व्हाट इज dQ/dt? चार्ज अपॉन द टाइम करंट. दैट इज, दिस कैन बी रिटन एज Li di/dt, only the di, because dQ/dt, I, only the remaining term di, L is over here. This is the energy stored. If di current changes, then energy will be dW. For calculating the total energy, टोटल एनर्जी को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसे इंटीग्रेट. dW इंटीग्रेशन L di and I. नाउ L इज अ कांस्टेंट, और आपने जो करंट इसमें चेंज कर रहे हैं वो 0 to I0 मैक्सिमम. वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है स्टूडेंट्स? 0 टू मैक्सिमम. मैक्सिमम करंट कितना लिया है? I0. अब आप जब इसे इंटीग्रेट करेंगे, L इज अ कांस्टेंट विच कम्स आउटसाइड, क्या मिलेगा हमको? W कैन बी रिटन एज L इंटीग्रेशन 0 to I0 I इंटू डी. इसका इंटीग्रेशन करेंगे I². दिस विल बी Li²/2, लिमिट 0 to I0. अब आप I0 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. दिस विल बी हाफ L I0² माइनस 0², और सिंपली you will get half L I0². So this is the energy stored. You can write it as U also. This is the energy stored by the inductor, अगर जिसका coefficient of self inductance कितना है? L है. I0 मैक्सिमम करंट है, 0 से I0 हो रहा है. जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? सिर्फ जो करंट आप अप्लाई कर रहे हैं उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, हाफ Li². अब अगर हम इसकी एनर्जी डेंसिटी निकालें, एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? नाउ सी हाउ कैन यू कैलकुलेट एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द इंडक्टर. जो इंडक्टर आपने यूज़ किया है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ये दो फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं. जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा μ0 Ni,
अभी आपने पढ़ा। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस किसी कॉइल का कितना होता है? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, जो कि अभी मैंने आपसे कहा, जो कि सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस। ये अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपको एनर्जी के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो पुट इन इक्वेशन 3 U कितना होगा, एनर्जी कितनी होगी। अभी हम एनर्जी डेंसिटी नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ एनर्जी। देन वी विल डिवाइड इट बाय द वॉल्यूम। तो हमें क्या मिलेगा? एनर्जी डेंसिटी। U में सब्स्टिट्यूट करिए, दैट इज U इज व्हाट? हाफ LI स्क्वायर। ओके, हियर आपने क्या लिया था? I नॉट स्क्वायर। I नॉट, put L and I naught, so this will be half L mu naught n square AL, this is L, and I naught is what? It is B upon mu naught up and n, this is whole square। ठीक है, देखिए आई नॉट स्क्वायर है ये, तो आई नॉट यहाँ से आया बी अपॉन म्यू नॉट एन, दिस इज द होल स्क्वायर। सो दिस आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट हाफ, दिस इज म्यू नॉट स्क्वायर, इट इज म्यू, म्यू नॉट विल बी हियर, इट इज एन स्क्वायर, it is n square, both will cancelled out, only the remaining term will be the b square here and AL. This is U, energy. Now अब आप इसको कैलकुलेट करें एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, U अपॉन V वॉल्यूम, this is volume, this is U bar, take it as U bar। U bar क्या है? एनर्जी डेंसिटी। इसको वॉल्यूम से डिवाइड करें, क्या मिलेगा हमें? हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू AL, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसको वॉल्यूम से डिवाइड किया, वॉल्यूम से ये हो गया एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम से डिवाइड किया, ये कैंसिल आउट, द एनर्जी डेंसिटी विल बी हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, एनर्जी हाफ LI स्क्वायर, I नॉट करेंटली हाफ LI नॉट स्क्वायर।